बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल शकूर कमर साहब। इससे पहले हमने तारीख़ी कश्मीर के हवाले से कश्मीर के मुख्तलिफ़ अदवार पर बात की है और आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे डोगरा अहद हुकूमत कि कश्मीर के अंदर डोगरा अहद हुकूमत कितने अरसे तक रहा है और इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, जी कश्मीर में डोगरा राज क्यों कर अमल में आया और नेज़ डोगरा हुक्मरानों का एक मुख्तसर सा तारफ़ इस पर प्रोफेसर साहब रोशनी डालिए। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर जो डोगरा हुक्मरान थे और डोगरा हुक्मरान जो ऐद था उसके बानी गुलाब सिंह की पैदाइश 1788 में होती है और गुलाब सिंह जो पंजाब और कश्मीर के दरमियान पहाड़ी सिलसिला है उसके जनूब का कोस्तानी इलाका जो है वो डोगरा इलाका कहलाता है। यहाँ के लोग जंगजू और उनका पेशा सिपागिरी था। तो गुलाब सिंह जो है ये 1788 ईस्वी को किशोर सिंह के यहाँ पैदा हुआ और फिर पहले तो ये बिम्बर के सुल्तान की फ़ौज में भर्ती हुआ, लेकिन बाद में अपने दोनों भाइयों ध्यान सिंह और सुरजीत सिंह के साथ महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में हाज़िर हुआ, जहाँ पर बहुत कम अरसे में इन भाइयों की जो सिपाहगरी और मुंतज़िम होने की सलाहियतें थी उनकी वजह से ये तख्त लाहौर के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की नज़र में आए और वहाँ से इस डोगरा ख़ानदान का जो है वो एक पहले अस्करी किरदार और बाद अज़ां जो है वो कश्मीर के हवाले से एक सदी पर मुहित तारीख़ी जो हुक्मरानी है उस का आगाज़ होता है। बहुत शुक्रिया सर। डोगरा हुक्मरानों का एक शुरू में जब इनका अहद हुक्मरानी शुरू होता है तो उसमें एक मादा अमृतसर का जिक्र है जी, जिसका कश्मीर की तारीख़ में एक शर्मनाक मादा कहा जाता है जिसमें कश्मीर को बेचा गया। इस शर्मनाक मादे की क्या शराइत थी और इसका क्या पस मंज़र था? डॉक्टर साहब, मायदा अमृतसर पर रोशनी डालने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके जो पहले सवाल का एक जुज़ थी कि कश्मीर के अंदर डोगरा हुक्मरानी क्यों कर वजूद में आई। हमने जैसा कि जायज़ा लिया था कि जो गुलाब सिंह और उसके भाई थे ये महाराजा रंजीत सिंह के यहाँ मुलाज़म होते हैं और जब 1817 में या गालबन 18 में रंजीत सिंह की अफवाज मुल्तान का मुहासरा करती हैं तो उस जंग में गुलाब सिंह एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा करता है और रंजीत सिंह इसकी अस्करी और सिपाहाना जो सलाहियतें होती हैं उसका मोतरिफ़ हो जाता है। फिर 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की अफवाज कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करती हैं। उस वक़्त गुलाब सिंह जो है वो रंजीत सिंह की अफवाज के एक हिस्से को कमांड कर रहा होता है और जब रंजीत सिंह कश्मीर को फ़तह कर लेता है तो कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जागीरें जो हैं वो इन तीन भाइयों को वो दे देता है। जैसा कि गुलाब सिंह को वो जम्मू की जागीर अता करता है, ध्यान सिंह को पुंछ की जागीर अता करता है और जो सुरजीत सिंह होता है उसको रामनगर की जागीर अता की जाती है। अब जब हम तारीख़ी तौर पर कश्मीर के अंदर डोगरा हुक्मरानी का जायज़ा लेते हैं तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ जो हैं वो एक ताजर की हैसियत से आए और वक्त के साथ साथ जब मौलिया सल्तनत कमज़ोर होती गई, मरकज़ी हुकूमत के कमज़ोर होने से बहुत सारी ख़ुद मुख्तार रियासतें वजूद में आईं तो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ तजारत करते थे वो रफ्ता रफ्ता इस बरे सगीर को फ़ौजी ताकत के ज़रिए फ़तह करना शुरू किया और 1757 में प्लासी की जंग में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर या इस तरह बाद में मैसूर के मकाम पर टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर अंग्रेज़ों ने बरे सगीर को फ़तह करने का जो सिलसिला शुरू किया था उसका जो इख्तिताम है वो बुनियादी तौर पर आकर पंजाब तक पहुंचता है
और पंजाब की जो हुक्मरानी होती है या सिख सल्तनत होती है, अब वो तख्त दिल्ली और पूरे बर सगीर पर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के रास्ते में एक आखिरी बड़ी रुकावट होती है। तो अंग्रेज़ों और सिख अफवाज के दरमियान जंगें होती हैं और 10 फरवरी 1846 को सतलुज के किनारे एक छोटे से गांव सोबोर्न में जो जंग हुई वो बड़ी फैसला कुन जंग थी। अंग्रेज़ इस जंग को बर सगीर के हवाले से वाटरलू कहते थे। इस जंग के अंदर जो है वो गुलाब सिंह ने दर पर्दा, मतलब गुलाब सिंह बुनियादी तौर पर एक बड़ा शातिर चालाक था और वो ये बांध चुका था कि रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद जो सिख सल्तनत के अंदरून एक आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी तख्त की और कमज़ोरियाँ थीं, उसके नतीजे में उसे ये बात यहाँ थी कि अब लंबा अरसा तक सिख अफवाज के लिए अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। ये यहाँ एक ज़मीनी सवाल पैदा होता है, ये जो सतलुज के किनारे अपने वाटरलू जिस जंग को नाम दिया, फैसला कुन जंग जिसको अंग्रेज़ कहते हैं, ये रंजीत सिंह के होते हुए ये जंग हुई है? जी नहीं, वो इस दौरान रंजीत सिंह 1839 में फोत हो गया और ये 1846 ये 1846 में। लेकिन रंजीत सिंह की वफ़ात के फौरी बाद जो इक़्तिदार की जंग थी वो बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई और जो उसकी मलका थी रानी चंद्र कौर और उसके बेटे शेर सिंह, इनके दरमियान लड़ाइयाँ हुई। मतलब उसके नतीजे में आगे चल के ये सल्तनत मज़ीद कमज़ोर होना शुरू हो गई और इस मौके पे आके जब 1846 में 10 फरवरी 1846 में, और अनडाउटेडली मतलब सिख जो है वो वैसे भी एक ये जंगजू कौम है, बड़ी बहादुरी और दलेरी से लड़े। बिल्कुल इसी तरह मैं समझता हूँ जैसे टीपू सुल्तान की अफवाज या सिराजुद्दौला की अफवाज लड़ी थी और यहाँ भी इनके साथ सिखों के साथ वही मसला दरपेश था जो मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान के था या प्लासी के अंदर सिराजुद्दौला के साथ था कि गुलाब सिंह जो है वो दर पर्दा अंग्रेज़ों से साजबाज कर चुका था। यानी ये आप कहना ये चाह रहे हैं जिस तरह सिराजुद्दौला वो उनके जो सिपा सलार थे वो जाके मिले थे अंग्रेज़ों से, बिल्कुल उन्होंने गद्दारी की थी और यहाँ भी रंजीत सिंह की जो वाइफ थी, जो बीवी थी, मलका थी, उसके जो फौज के कमांडर थे वो अंग्रेज़ों से बिलखुसूस गुलाब सिंह चूँकि एट दैट टाइम जो सिख फौज थी उसका एक बड़ा डिसाइसिव कमांडर था। ठीक है, तो इस मतलब और गुलाब सिंह ज़ाहिर इस बात का अदराक कर चुका था कि अब अंग्रेज़ों के आगे जो है वो इनका रास्ता रोकना मुमकिन है, लिहाजा वो अपना मुस्तकबिल और अपनी हुक्मरानी के लिए अंग्रेज़ों से दर पर्दा साजबाज कर चुका था। इसी साजबाज के सिलसिले में मादा अमृतसर हुआ है। जी बिल्कुल। मादा अमृतसर एक शर्मनाक तारीख है कश्मीर की तारीख में, कश्मीर की हिस्ट्री में, जिसमें कहा जाता है कि कश्मीरी पूरी कौम को बेचा गया। इस शर्मनाक मायदे की क्या क्या शराइत थी? देखो ना, ये जो मायदा हुआ है मायदा अमृतसर, अब मतलब ये मायदा था गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हार्डिंग के दरमियान। जी। ठीक है, हार्डिंग के इस फैसले को उस वक़्त बहुत सारे जो अंग्रेज़ कमांडर थे उन्होंने इस पर तनकीद की थी। मसलन मैं उस वक़्त का जो अंग्रेज़ कमांडर इन चीफ था चार्ल्स नेपियर ने यह कहा कि गुलाब सिंह के बारे में कहा कि उसने अपना गलाजत भरा सर उठाया और बरतानिया ने उसके ऊपर ताज रख दिया। वो इंतहाई अय्यार और मकार है जिसने कश्मीरी कौम की, कश्मीरी लोगों की गर्दनें काटी हैं। फिर हार्डिंग के ख़ुद अल्फाज ये थे, उसने जो अपनी बहन को चिट्ठी लिखी उसमें उसने गुलाब सिंह को एशिया का सबसे बड़ा बदमाश करार दिया। और गुलाब सिंह जब मायदा अमृतसर हो चुका था तो ये हाथ जोड़ के इसने कहा था कि मैं आपका ज़र ख़रीद ग़ुलाम हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में कश्मीर के अंदर जो मायदा अमृतसर के नतीजे में ये सारा कोस्तानी इलाका और वादी गिलगित बिल्तिस्तान तक इसको दी गई और इसकी नस्लों के हक़ के हुक्मरानी को महफूज किया, ये इसकी अंग्रेज़ अफवाज और अंग्रेज़ों के लिए खिदमत का एक अजर था। यहाँ प्रोफेसर सवाल पैदा होता है जी, जहाँ उसकी इस मायदे के ख़िलाफ़ इतने सख्त रिमार्क्स थे बाकी जो ऑफिसर थे अंग्रेज़ों के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिस्तान ने क्यों इससे आंखें चुरा के रखी हैं? क्या वजह थी कि वो चाहते थे कि ये इलाका गुलाब सिंह को ही जाए?
देखें ना, मतलब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अंग्रेज़ों ने बरे सगीर को जब फतह किया तो नियरली 600 करीब 600 रियासतें क्रिएट की गई, छोटी छोटी रियासतें। अब वो रियासतें, मतलब अगर हम ब्रिटिश इंडिया को देखते हैं तो 80% जो है वो ब्रिटिश इंडिया सर मादत के साथ यहाँ मैं सवाल करूँगा, फिर मेरा ज़िम्नन सवाल है कि अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद ये 600 रियासतें कायम की गई, यानी वहदत को, यहाँ हिंदुस्तान की को तकसीम को टुकड़ों में उसको बांटा गया, और ये अंग्रेज़ों ने 600 रियासतें तक बनाई हैं जागीरों की शक्ल में। ये मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? बिल्कुल। वो ऐसे था ना कि मतलब बहुत सारे वो जो भी रियासत थी, जैसे रियासत बावलपुर, रियासत कल्लात, रियासत हैदराबाद, दक्कन, रियासत कश्मीर, ये बड़ी रियासतें थी, बाकी छोटी छोटी रियासतें थी। ये अंग्रेज़ों के जो वफादार थे उन्होंने उनको दिया, और ये रियासतें बदस्तूर ब्रिटिश इंडिया की जो हुक्मरानी थी उसकी वफादारी की शर्त पर इनको दी गई। और ये मतलब अपने उस पूरे अरसे के दौरान जितने भी नवाब, राजे, महाराजे इन रियासतों के थे, ये बदस्तूर ब्रिटिश हुकूमत के, जो ताज बरतानिया की दिल्ली के अंदर हुकूमत थी, उसके वफादार रहे, और इनको इस वफादारी की शर्त के ऊपर ही ये रियासतें दी गई। अब अगर आपका कश्मीर के हवाले से ये सवाल बनता है कि कश्मीर को क्यों, तो मेरी अपनी ये राय है कि एक तो ये था कि गुलाब सिंह गुज़श्ता 20 साल से उसकी जम्मू के अंदर अमलदारी थी, और वो इस कोस्तानी रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरह समझता था। दूसरा ये था कि अंग्रेज़ अफवाज को फौरी तौर पर एक रकम चाहिए थी जो उसके अखराजात को, उसके फ़ौजों की तनख्वाहों के लिए दस्तयाब हो सके, जो कि गुलाब सिंह देने के लिए तैयार था। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा होता है, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, उनको जो फौरी रकम चाहिए थी, ये जो उस दौरान जंग हुई इनकी सिखों के साथ, मुख्तलिफ माज अंग्रेज़ों ने उस वक़्त वो जो फतह कर रहे थे, उस दौरान उनके मालीलात कमज़ोर हुए थे, या फिर ये दूसरी जंग अज़ीम के साथ उनकी वजह से उनके मालीलात कमज़ोर हुए थे? देखना, दूसरी जंग अज़ीम बहुत बाद की बात है, लेकिन जब आप जंगें कर रहे हैं, जंगों के ऊपर बेपनाह अखराजात उठते हैं, और वो अखराजात अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि जिन इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर रहे थे वहाँ से अपने वफादार ढूंढ के जो उनकी जंग में मदद करते, और बाद अज़ां उस जंग पर उठने वाले अखराजात को भी उन्हीं लोगों से और उन्हीं इलाकों से वसूल किया जाता था। अब जहाँ तक माहिदा अमृतसर था, माहिदा अमृतसर की जो पहली शर्त थी कि ठीक है, दरिया रावी और दरिया सिंध के दरमियानी सारे कोस्तानी इलाके को महाराजा गुलाब सिंह और इसकी नस्लों को आके हुक्मरानी सौंपा जाता है। दूसरा यह है कि महाराजा गुलाब सिंह अंग्रेज़ों को 75 लाख रुपये अदा करेगा, 50 लाख रुपये फौरी तौर पर अदा करेगा, और 25 लाख रुपये अक्टूबर तक अदा करेगा। तीसरी शर्त इस माहिदा अमृतसर की ये थी कि जो मशरकी सरहदें रियासत की, उनकी तयन के लिए एक कमीशन बनेगा। चौथी शर्त ये थी कि महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर के अंदर सिवाय अंग्रेज़ों के किसी भी दीगर यूरोपियन को कोई सरकारी ओहदा नहीं देगा। पांचवी ये थी कि हर साल वो अंग्रेज़ों के साथ अपनी वफादारी के ऐद की जो है वो तजदीद के लिए एक घोड़ा, 6 जोड़े लद्दाखी भेड़ों के और 2 कश्मीरी दोशाले देगा। फिर यह था कि अगर महाराजा का किसी भी दिगर रियासत के हुक्मरान से कोई तनाज़ा पैदा होता है तो वो पाबंद होगा अंग्रेज़ों की सालसी को कबूल करने के लिए। और साथ ये था कि माहिदा लाहौर के तहत पंजाब के वो इलाके जो अंग्रेज़ों ने अपनी बराह रास्त अमलदारी में ले लिए थे, महाराजा को इसको गुलाब सिंह को उस पर कोई एतराज़ नहीं है और वो उसकी हैसियत को तस्लीम करता है। और लास्ट में फिर ये था कि अगर महाराजा की रियासत के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो अंग्रेज़ उसकी मदद करेंगे। बड़ी तफसील से आपने इसकी वजाहत की। ये जो शकूर साहब अमाउंट उनके तय की थी 75 लाख नानकशाही, जी जी, और ये रकम तारीख में वाकई अदा हुई है? जी डेफिनेटली 50 लाख रुपया तो फौरी तौर पर माहिदा अमृतसर के फौरी तौर पर बाद में अदा कर दिया गया, और फिर अक्टूबर 1846 से पहले ही बकिया जो रकम थी वो अदा कर दी गई थी।